Now there is a question in which they have asked you there are more chloroplasts in the palisade mesophyll than in the spongy mesophyll. Why? अब आपसे पूछा गया है कि जो palisade mesophyll वाली लेयर होती है उसमें ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्पॉन्जी mesophyll, ऐसा क्यों होता है? तो नीचे आ जाए डायग्राम पे, ये देखिए लीफ का आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है, इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी ऑफ द लीफ। इसमें आपको क्यूटिकल दिखाई हुई है, देन देयर कम्स अपर एपिडर्मिस, देन देयर कम्स पेलिसेड लेयर, उसके बाद स्पॉन्जी लेयर है, फिर आपको ये बीच में बंडल सेल्स भी दिखाए हुए हैं, यानी ये जाइलम और फ्लोएम भी दिखाए हुए हैं, उसके बाद लोअर एपिडर्मिस है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले क्यूटिकल और अपर एपिडर्मिस के बाद आ गई है पेलिसेड लेयर। पेलिसेड लेयर के नीचे स्पॉन्जी लेयर है, क्योंकि पेलिसेड लेयर ऊपर है स्पॉन्जी लेयर से, इस वजह से उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। सनलाइट पड़ने के बाद इसी वजह से, यही रीज़न है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करती है। सही। नाउ द टॉपिक इज़ रेस्पिरेशन। When we burn a fuel, it utilizes oxygen and yields energy in the form of light, heat, etc. अब जब भी हम कोई फ्यूल को जलाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोयले को जलाते हैं, पेट्रोल को जलाते हैं, या किसी भी फ्यूल को जलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑलरेडी एयर में मौजूद होती है। ठीक है, जब हम किसी भी फ्यूल को जलाते हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए एनर्जी प्रोवाइड करता है, किस फॉर्म में? लाइट की फॉर्म में या फिर हीट की फॉर्म में। ठीक है, इन दिस बर्निंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ यूज टू ब्रेक द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द फ्यूल मॉलिक्यूल। अब इस पूरे जलने के प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या करता है? फ्यूल मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देता है। ठीक है, तभी एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। इन द सेम वे, बिल्कुल इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजेज ऑक्सीजन फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द फूड इन देयर सेल। अब इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है वो भी ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, जो कि खुराक में मौजूद होते हैं। जो फूड हम लेते हैं ना, उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, उसको तोड़ने के लिए ऑर्गेनिज्म भी ऑक्सीजन यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक, अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जब ये प्रोसेस हो जाता है ना, जब ऑर्गेनिज्म जिसमें ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करके कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ रहे हैं, तो फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है? एटीपी। ठीक है, एटीपी मेन एनर्जी सोर्स है हमारी बॉडी के तमाम सेल्स के लिए। ठीक है, बॉडी इसी सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करेगी, हमेशा एटीपी को ही यूज़ करेगी। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द CH बॉन्ड्स आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एंड सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आल्सो प्रोड्यूस। अब ये वही बात हो गई है कि इस सारे प्रोसेस में क्या हो जाता है, फूड में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के ज़रिए, और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ठीक है, दिस सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन, और हम इस सारे प्रोसेस को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करके फूड में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की तोड़फोड़ होती है और एनर्जी रिलीज़ होती है। इस सारे एनर्जी रिलीज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और वाटर भी बनता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। In cellular respiration, food is oxidized to carbon dioxide while oxygen is reduced into H2O। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो फूड है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है हाइड्रोजन में। ये पहली जो लेक्चर दिया था ना सबसे पहले स्टार्ट में, उसमें ये तमाम बातें ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हैं। ठीक, नाउ कम्स द टॉपिक एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। The most common fuel used by cell to get energy by cellular respiration is glucose। अब सबसे कॉमन फ्यूल जो सेल यूज़ करता है कि वो एनर्जी बना सके, वो कौन सा होता है मॉलिक्यूल? वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है। सबसे कॉमन मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, जिसे सेल यूज़ करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है, द वे ग्लूकोज इज़ ऑक्सीडाइज डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज किस तरह ऑक्सीडाइज होगा, ग्लूकोज किस तरह ग्लूकोज की तोड़फोड़ होगी, ग्लूकोज में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स किस तरह टूटेंगे, ये डिपेंड करता है कि सेल के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, द सेलुलर रेस्पिरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ऐसी सेलुलर रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही है उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जबकि ऐसी रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के बगैर हो रही है उसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, इसको पढ़ते हैं। Number 1 is aerobic respiration. In the presence of oxygen, complete oxidation of glucose occurs with maximum release of energy। जब सेल्स के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ठीक,
तो ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ग्लूकोज की कंप्लीट तरीके से तोड़फोड़ हो जाएगी, वो टूट जाएगा और उससे मैक्सिमम एनर्जी रिलीज़ होगी। सही। इन द फर्स्ट फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, सबसे पहला जो स्टेप होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, ग्लूकोज मॉलिक्यूल उसमें आया। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, 6C का यहाँ पे ये मतलब है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या है, ऑक्सीजन हम सेल के पास मौजूद है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल को मिला। अब उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ दिया गया इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, एक ग्लूकोज को तोड़ने के बाद 2 मॉलिक्यूल्स बने, और वो कौन से मॉलिक्यूल थे, पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल थे। ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, यानी एक ग्लूकोज था 6 कार्बन वाला, अब उससे 2 बन गए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, यानी हर मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जो है ना वो 3 कार्बन होगा। सही। इन द सेकेंड फेज़, अब दूसरे फेज़ में क्या होता है या दूसरे स्टेप में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। अब जो पायरुविक एसिड वाले मॉलिक्यूल्स हैं ना, उन दोनों मॉलिक्यूल्स को उठाया सेल ने, उन दोनों को लिया और उनकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गई, उनमें मौजूद सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए और किस में कन्वर्ट हो गया वो मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और तमाम एनर्जी रिलीज़ हो गई। ठीक, ओवरऑल रिएक्शन आपको नीचे दिया हुआ है, देखिए। सबसे पहला C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, प्लस O2 यानी ऑक्सीजन सेल के पास अवेलेबल थी। तो क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो ग्लूकोज था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, और जो ऑक्सीजन आपके पास थी उसने ग्लूकोज से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट करके वाटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और साथ ही एनर्जी भी रिलीज़ हो गई। सही। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जिसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, जिस प्रोसेस में सेल्स के पास ऑक्सीजन नहीं है। ठीक, जब सेल्स के पास ऑक्सीजन नहीं है, ग्लूकोज इज़ इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, तो इसमें अब ग्लूकोज मुकम्मल तरीके से टूट नहीं सकता। ठीक है, और इसमें जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसकी अमाउंट भी कम होगी एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द फर्स्ट फेज इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा एरोबिक रेस्पिरेशन में हुआ था। उसमें भी एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी पहले स्टेप में ऐसे ही होगा कि सेल के पास ग्लूकोज आया, सेल ने ग्लूकोज की तोड़फोड़ शुरू की और उससे 2 मॉलिक्यूल बना दिए पायरुविक एसिड की। हमेशा याद रखें, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, एक ग्लूकोज से टूटने के बाद 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनेंगे। सही। अब अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बट इन द सेकंड फेज, लेकिन जो दूसरा फेज आ जाता है वो डिफरेंट है एरोबिक रेस्पिरेशन के फेज से। दूसरे फेज में पायरुविक एसिड इज नॉट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब दूसरे फेज में क्योंकि ऑक्सीजन इस प्रोसेस में प्रेजेंट नहीं है तो पायरुविक एसिड कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता, कम्प्लीटली उसके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं टूट सकते, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है। In this way many of the carbon hydrogen bonds are left unbroken in the products। अब जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में मुकम्मल तरीके से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं टूटते। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन की फर्दर 2 क्लासेस हैं, जिसको कहा गया है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक को कहा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब देखिए ऊपर सबसे पहली लाइन पढ़ें, इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब जिसमें जो आपके पास पायरुविक मॉलिक्यूल है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और जिसमें पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे उसको कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को देख लेते हैं, ये किन ऑर्गेनिजम्स में होती है और कैसे होती है। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इट अकर्स इन बैक्टीरिया, यीस्ट, ETC। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमेशा बैक्टीरिया और यीस्ट में होगी। ठीक है, ह्यूमन्स वगैरह से इनका कोई लेना देना, इस फर्मेंटेशन का लेना देना नहीं है। ठीक है, ये किस में होती है, हमेशा बैक्टीरिया में या यीस्ट में। इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल। इसमें पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी इसमें अल्कोहल बनेगा। सही। उसके बाद जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो किस में होती है, इट अकर्स इन द स्केलेटल मसल्स ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज़। अब ये जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन उसमें होती है, लेकिन ये भी एक टाइम पर होती है जब आपने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी कर ली होती है, जैसे कोई लोग जिमिंग करते हैं, जिम करके आते हैं, कोई बहुत तेज़ रन करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं, जिसके बाद उनका सांस फूल जाता है। सांस फूलता है तो ऑक्सीजन की कमी होती है, जब ऑक्सीजन की कमी सेल के पास हो गई तो उसने फ़ौरन से
एनर्जी तो उसे चाहिए, हर टाइम चाहिए। तो उसने फ़ौरन से क्या किया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दी, जिसमें उसने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को फिर तोड़ा, पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड से फिर लैक्टिक एसिड बन गया। ठीक है, लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में बन जाएगा। इसी वजह से जब अक्सर लोग जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी बॉडी में पेन रहता है 2-3 दिन तक, अक्सर पेन रहता है जो शुरू में स्टार्ट करते हैं। ठीक, उनकी बॉडी में पेन रहता है, उनके मसल्स सोर फील होते हैं। ठीक है, वो क्यों होते हैं? क्योंकि मसल्स में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हुई होती है, लैक्टिक एसिड बन गया होता है। क्योंकि ऑक्सीजन उस वक्त अवेलेबल नहीं होती, तो सेल जल्दी से एनारोबिक रेस्पिरेशन करके एनर्जी बनाने की कोशिश करते हैं और लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में रह जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद बॉडी लैक्टिक एसिड को ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती, तो दोबारा से 2-3 दिन तक लैक्टिक एसिड की कन्वर्जन हो जाती है। ठीक है, अब ये किस में होता है? दिस ऑल्सो हैपन्स इन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क। अब मिल्क में भी यही लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन ईच पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। अब इसमें फिर वही बात बता दी है कि इसमें हर पायरुविक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सही। नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। भाई फर्मेंटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? व्हेन लाइफ इवॉल्व ऑन द अर्ली लैंड और वाटर हैबिटेट्स डिड नॉट हैव एनी सप्लाई ऑफ फ्री ऑक्सीजन। जब लाइफ अर्थ पे इवॉल्व हुई थी, यानी जब लाइफ अर्थ पर पैदा हुई, तो जो बहुत अरसे पहले ज़मीन पर या पानी में रहने वाले जितने भी जानदार थे, ठीक है, उनके पास इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन उस वक्त नहीं था। इन एनारोबिक कंडीशंस में उन्होंने अपनी एनर्जी किस तरह गेन करना शुरू कर दी? एनारोबिक रेस्पिरेशन से गेन करना शुरू कर दी। ठीक है, आज भी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है स्टिल वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई। ठीक है, और उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं एनारोब्स। अब बात की जाए ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस भी अपने मसल्स को, अपने स्केलेटल मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। और वो कब होगा? सिर्फ तब होगा जब बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज या हैवी फिजिकल एक्टिविटी कर ली गई हो। ठीक है, जिसके नतीजे में सेल्स के पास अब इनफ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन सेल्स को हर हाल में एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देंगे और एनर्जी प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, साइंटिस्ट हैव यूज द फर्मेंटिंग एबिलिटीज़ ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। अब साइंटिस्ट ने फंजाई और बैक्टीरिया की जो फर्मेंटेशन एबिलिटीज़ थी ना, उनको यूज़ कर लिया मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए। ठीक है, उसके फ़ायदे के लिए, इंसानियत के फ़ायदे के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द फर्मेंटिंग पावर्स ऑफ बैक्टीरिया आर यूज फॉर मेकिंग चीज़ एंड योगर्ट। अब देखें, बैक्टीरिया की जो फर्मेंटिंग पावर्स हैं उनको इस्तेमाल कर लिया गया पनीर या दही बनाने में। ठीक है, अब कैसे होता है? अब चीज़ जो है वो मिल्क से बनता है, योगर्ट भी मिल्क से बनता है। ठीक है, हमें पता है मिल्क में क्या प्रेजेंट है, डिफरेंट प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट हैं, कैल्शियम वगैरह भी, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया क्या करता है कि शुगर में जो प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम कहते हैं लैक्टोज, ठीक है, आके बैक्टीरिया, सिंपली आप ये सोच लें कि बैक्टीरिया आके लैक्टोज शुगर्स को खाने शुरू कर देता है। ठीक है, जब वो लैक्टोज शुगर को खाने शुरू कर देता है तो वो डिफरेंट एसिड्स उसके रिजल्ट में बनाता है। ठीक है, फर्मेंटेशन कर रहा है ना। ठीक है, तो डिफरेंट जब फर्मेंटेशन जब भी होगी तो हमेशा उसमें एसिड्स बन रहे हैं। ठीक है, अब देखें, अब इसमें जब उसने आके लैक्टोज़ को बैक्टीरिया ने आके लैक्टोज़ को खाया, ठीक है, लैक्टोज़ जो कि शुगर है जो मिल्क में प्रेजेंट है उसको आके खाने शुरू किया, डिफरेंट एसिड्स बनने शुरू हुए। ठीक है, अब मिल्क में जब डिफरेंट एसिड्स बन रहे हैं तो मिल्क में तो प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, जब मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट हैं, डिफरेंट एसिड्स बनने शुरू होंगे तो वो प्रोटीन आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे, आपस में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। जब प्रोटीन्स आपस में इकट्ठा होने शुरू कर देंगे कि वो एक क्लम्प की सूरत इख्तियार कर लेंगे। ठीक है, जब वो क्लम्प की सूरत इख्तियार कर लेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, एसिड्स के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, हमेशा फर्मेंटेशन में। देखें, क्लम्प का मतलब है जब अक्सर आप घर में देखते हैं दूध ख़राब हुआ, जो दूध ख़राब हो जाता है उसके ऊपर जो क्लम्पी सी अपीरेंस होती है, ठीक है, मिल्की सी अपीरेंस हो जाती है, वो जो इकट्ठा हो जाता है एकदम से, उसको हम कहते हैं क्लम्पी अपीरेंस, या वो प्रोटीन्स बिल्कुल एग्रीगेट हुए होते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाता है, जब इस तरह की सूरत हाल हो जाती है, बैक्टीरिया ने लैक्टोज शुगर को खाना शुरू किया, डिफरेंट एसिड्स बनाने शुरू किए, ठीक है, प्रोटीन्स एग्रीगेट होना शुरू हो गए, क्लम्पी होना शुरू हो गए, उसमें फिर डिफरेंट एंजाइम्स भी ऐड किए जाते हैं। ठीक है, जब डिफरेंट एंजाइम्स ऐड कर लिए तो और ज़्यादा प्रोटीन आपस में इकट्ठा
इकट्ठा होना शुरू हो गए। जब वो क्लम्प बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ना, तो फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या किया जाता है कि उस क्लम्प पे फिर प्रेशर लगाया जाता है। जब प्रेशर उस पर अप्लाई किया जाता है तो उसमें से एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है, और आपके पास एक जो चीज़ की शेप आ जाती है, जो ड्राई से एक चीज़ की शेप होती है उस तरह की शेप आ जाती है। अब इस सारे प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल होता है कि अक्सर चीज़ में आपने देखा होगा कि एक चीज़ होती है जिसमें होल्स भी होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो होल्स प्रोड्यूस करती है, और जो डिफरेंट एसिड्स होते हैं वो चीज़ को उसका फ्लेवर देते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट तरह की चीज़ बनाते हैं, सही, डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ बनाते हैं। अब इसी तरह दही को अगर हम ले लें, दही भी दूध से बनता है। अब वही बात हो गई, बैक्टीरिया ने आके दूध में प्रेजेंट सारे शुगर को खाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद उसने वहाँ पर लैक्टिक एसिड बनाया और इस तरह दही भी बन गया, ठीक है। सारे बात में यही है कि बैक्टीरिया आके फर्मेंटेशन कर रहा है। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया आके कार्बोहाइड्रेट्स को ईट अप करना शुरू कर देते हैं, शुगर्स को ईट अप करना शुरू कर देता है। जब वो शुगर्स को ईट अप करता है तो वो अल्कोहल बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ हमेशा बनाता है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, फर्मेंटेशन इन यीस्ट इज़ यूज्ड इन ब्रूइंग एंड बेकिंग इंडस्ट्रीज। अब बेकिंग में भी, और ये वाइन वगैरह, ये डिफरेंट अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स जो बनते हैं इनमें भी यीस्ट को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब ब्रेड किससे बनती है, उसमें वीट का जो आटा होता है वो भी यूज़ होता है, सॉल्ट भी होता है, डिफरेंट और चीज़ें यूज़ होती है। जब इन सारों का मिक्सचर बना के एक डो बना ली जाती है, ठीक है, उसमें यीस्ट भी ऐड किया जाता है, ठीक है। अब जब ये सारी डो बन गई तो उसमें यीस्ट ने क्या किया कि अब वीट में तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है ना, गंदम में, ठीक है, तो यीस्ट ने क्या किया कि वो भी शुगर्स हैं, अब आके क्या किया कि उसका भी ब्रेक डाउन शुरू कर दिया। यीस्ट ने आके उसे भी खाना शुरू कर दिया। जब यीस्ट ने उसे खाना शुरू किया तो उसके रिजल्ट में भी एथेनॉल बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। एथेनॉल अल्कोहल है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अगर अल्कोहल बना है तो उसको थोड़ा ब्रेड को अल्कोहलिक भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी ब्रेड को बेक किया जाता है तो उसमें जो थोड़ी सी अमाउंट अल्कोहल की बनी होती है वो एवापोरेट हो जाती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्रेड में मौजूद एक और जो है कंपाउंड होता है जिसे हम ग्लूटेन कहते हैं, उसके साथ मिल के ब्रेड को उसका सॉफ्ट सा टेक्स्चर देती है, ठीक। अब वाइन जो है, वाइन भी यीस्ट पे डिपेंड करती है। वाइन क्या करती है, वाइन हमें पता है किससे बनती है, इनसे बनती है, ग्रेप्स से बनती है, अंगूर से बनती है, ठीक है। अब यीस्ट ऑलरेडी वाइल्ड अंगूर पे प्रेजेंट है, ठीक है, अगर नहीं भी है तो ऐड कर लिया जाता है। डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ इंडस्ट्रियल लेवल पे डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ यीस्ट को ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। अब यीस्ट ऐड हो गया, यीस्ट ने आके ग्रेप्स में मौजूद शुगर्स को खाना शुरू कर दिया। जब वो शुगर्स को खाएगा तो वो अल्टीमेटली अल्कोहल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा। तो यही सारा प्रोसेस होता है जिसमें वाइन्स बन जाती हैं, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें क्या रोल होता है कि अक्सर आप अपनी जो घर में भी ये पेप्सी की बॉटल्स वगैरह लाते हैं, उन्हें ओपन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिलीज़ होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यही वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, तो जब वो बबल्स लाइक अपीयरेंस देती है सिंपली, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। उसमें सोया सॉस भी इसी तरीके से बनती है। फर्मेंटेशन ये फंगस से बनती है, फंगस एस्परजिलस जिसका नाम होता है, सोया सॉसेस से बनती है। सोया सॉस में भी वीट वगैरह इस्तेमाल होती है, उसमें भी ये फंगस आके जो है कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करती है इन एज अ रिज़ल्ट अल्कोहल और डिफरेंट एसिड्स, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और सब का प्रोसेस एक जैसा ही होता है, यानी उसमें सिंपली क्या होता है कि शुगर्स की ब्रेक डाउन होती है और एज अ रिज़ल्ट लैक्टिक एसिड किसी में बन रहा है, किसी में अल्कोहल बन रहा है, सही। तो ये इंपॉर्टेंस है फर्मेंटेशन की जो साइंटिस्ट ने यूज़ की थी फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड।